बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ आपके साथ और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर वो लगातार अभी हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम आगे जानेंगे क्योंकि थोड़ी देर में राष्ट्रपति पुतिन का जहाज जो है वो लैंड कर जाएगा दिल्ली में, तो आगे क्या उनका प्रोग्राम होगा। और स्टूडियो में हमारे साथ इसी बड़ी बैठक पर और बड़े दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन के बात करने के लिए हमारे साथ भारत के पूर्व राजनयिक JK त्रिपाठी जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, रक्षा मामलों के जानकार कर्नल राजीव अग्रवाल जी हैं। कर्नल साहब आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं वो भी। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रिसीव करने के लिए जाएंगे राष्ट्रपति पुतिन को एयरपोर्ट पर दिल्ली में, क्योंकि अभी तक ये चल रहा था कि शायद विदेश मंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाएं एयरपोर्ट पर और वो स्वागत करें राष्ट्रपति पुतिन का, लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट जाएंगे। देवेंद्र जी हाँ सर, अब टॉप सोर्सेस से हमें ये जानकारी दी जा रही है कि लगभग बहुत ज़्यादा संभावना इसकी है कि पीएम मोदी खुद वहाँ पे जाएं। और जब इस रूप में अब तक बहुत संभावना कही जा रही है तो लगभग तय मानिए कि पीएम मोदी वहाँ पे हो सकते हैं। और उस लिहाज से जो पर्सनल केमिस्ट्री की बात जो हम लोग कर रहे हैं कि पीएम मोदी अगर एयरपोर्ट पर जा रहे हो, ऐसा पहली बार होगा कि पीएम मोदी वहाँ पर जा रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन का वो खैर मकदम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो उस लिहाज से जो स्टार्टिंग कहते हैं ना कि इस दौरे का जो स्टार्टिंग मूड ही है वो ऑलरेडी सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर डिनर होगा और कल जब आधिकारिक बातचीत होगी तो वो सारे इशूज जो कि अब से थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो सारे इशूज जब टेबल पे होंगे तो उसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक तो दोनों ही पक्ष भारत और रूस आपस में बायलैटरल रिलेशन के लिहाज से कई सारे माइलस्टोन स्थापित होंगे इस दौरे के दरमियान, जब बहुत सारे समझौते होंगे, चाहे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर लें या डिफेंस डील की बात कर लें। दूसरी चीज़ की जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उस कंडीशन में भी भारत और रूस के बीच अगर शिखर वार्ता यहाँ पर दिल्ली में हो रही है तो समझा जा सकता है कि उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। रूस बार बार इस बात को कहते रहा और इस दौरे से पहले आपने देखा कि रूस की तरफ से ये बयान आया कि भारत के साथ रिश्ते को वो उस ऊंचाई तक लेके जाना चाहता है जहां तक भारत जाना चाहे। और ये अपने आप में बहुत सकारात्मक संदेश है। और उस माहौल में अगर रूसी राष्ट्रपति यहाँ पे आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे बहुत कुछ उम्मीदें जताई जा रही है। कंसर्न जरूर है रूस की तरफ से, जिस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं कि अमेरिका के दबाव में भारत अगर रूस से तेल नहीं ले रहा है तो निश्चित तौर पर वो एक या कम कर रहा है तो वो एक कंसर्न का विषय है, वो भी निश्चित तौर पर बातचीत का विषय एक रहेगा। लेकिन ओवरऑल दोनों ही पक्षों के तरफ से जो बयान आ रहे हैं या जो मूड दिख रहा है, कम से कम यहाँ के मूड के बारे में तो मैं बता सकता हूँ कि पावर कॉरिडोर का सौरभ जो मूड है वो बहुत ज़्यादा अपबीट मूड जिसे कहते हैं, बहुत सकारात्मक मूड नजर आ रहा है, जिस मूड में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत भारत कर रहा है। अभी देखें खबर तो ये भी आ रही है कि हो सकता है एयरपोर्ट से दोनों एक ही गाड़ी में वापस भी आए, एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट से निकले प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति। वो तस्वीर याद आ जाती है जो अभी SCO समिट में गए थे और 1 घंटे तक एक गाड़ी में दोनों साथ रहे, बल्कि ज्यादा वक्त तक। और हुआ ये था कि उस वेन्यू में मीटिंग जो थी वो पुतिन साहब की खत्म हो गई थी, वो नीचे जाके अपनी गाड़ी में बैठ गए तियानजिन में, चीन में, और वो इंतजार करते रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी का। फिर वो जब मोदी जी की मीटिंग खत्म हुई तो फिर वो उनकी गाड़ी में साथ में दूसरे वेन्यू पर गए जहां पर उन दोनों के बीच बातचीत होनी थी। तो वो हम एक बार पहले देख चुके हैं। देवेंद्र, पॉसिबिलिटी है इसकी एक ही गाड़ी में दोनों वहां से वापस आए एयरपोर्ट से? सौरभ, इसके बारे में तो निश्चित तौर पे आकलन लगाना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि अब से थोड़ी देर के अंदर यानी कि 6:35 के आसपास आधिकारिक समय है उनके लैंड करने का, तो उसके बारे में तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ये संकेत ज़रूर है कि पीएम मोदी खुद वहाँ पे हो सकते हैं, अब वो एक गाड़ी में है या अलग अलग गाड़ी में। हाँ, इतना भी ज़रूर है सौरभ कि आज गर्मजोशी की कुछ और तस्वीरें आपको नज़र आएंगी जो कि आमतौर पर सामान्य नहीं होती। वैसी तस्वीरें भी आपको ज़रूर नज़र आएंगी, चाहे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के बाद या फिर डिनर के दरमियान। ये इंडिकेशन जरूर मिल रहा है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, क्योंकि बहुत सकारात्मक मूड में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत भारत इस रूप में कर रहा है, उसी मूड से पुतिन भी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तस्वीरें भी वैसी बहुत कुछ होंगी जो कि आपको हैरान करेंगी। और दुनिया की नजरें क्योंकि इस दौरे पर टिकी हुई हैं तो उनको भी ये समझ में आएगा कि रूस और इंडिया के बीच केमिस्ट्री कैसी है, पुतिन और मोदी के बीच केमिस्ट्री कैसी है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। अब देखते हैं, आपने बताया 6:30 बजे के बाद कभी भी उनका जहाज वो लैंड हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद उनको रिसीव करने के लिए भी जा सकते हैं। अब सर, अब माहौल देखिए क्या था दुनिया का और कैसे बदलती है दुनिया कितनी जल्दी। इन्हीं के साथ रिश्तों के लिए और इनके देश का तेल खरीदने के लिए तो हम पर इल्जाम दिया गया ना कि हमने एक वॉर मशीन को फंड किया है, इनका तेल खरीद रहे हैं तो यूक्रेन में लड़ाई कर रहे हैं पुतिन। वो पुतिन भारत आ रहे हैं। मैं कहीं हेडलाइन पढ़ रहा था इस दौरे की, उसकी हेडलाइन थी सर, ऑयल डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स।
तेल, डिफेंस डील्स और इसके अलावा दोनों की अपनी अपनी मैसेजिंग, भारत की और रूस की। रूस बता रहा है मेरे पास भारत जैसा दोस्त है, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, और हम बता रहे हैं कि आप हम पर दबाव डाल के कुछ नहीं करा सकते, हम अपने दोस्त खुद चुनेंगे, दुनिया में अपना स्थान हम खुद आपको बताएंगे कि क्या है। आपके लिए इस दौरे की सबसे बड़ी खबर। सौरभ, सबसे पहले तो धन्यवाद आपने बुलाया, और मैं कोई रशिया एक्सपर्ट नहीं हूं तो इंडिया रशिया रिलेशंस के ऊपर तो नहीं बता पाऊंगा, बट ये विजिट जो हो रही है, जैसा कि आपके पत्रकार दोस्त भी बता रहे थे, ये एक बायलैटरल विजिट नहीं है, एक नॉर्मल बायलैटरल विजिट नहीं है। जिस तरह से इस विजिट को बिल्डअप किया गया है और जिस तरह से मुद्दे इस विजिट में आने वाले हैं, ये एक तकरीबन ग्लोबल इवेंट बन गया है। अच्छा। जिस पे सबकी नज़र है। आपने कब सुना होगा कि 3 सर्विंग यूरोपियन एम्बेसडर्स एक इंडिया के नेशनल पेपर में ऑपेड लिखते हैं विजिट से जस्ट कुछ दिन पहले, सिर्फ विजिटिंग प्रेसिडेंट को नीचा दिखाने के लिए कि रशिया डज नॉट वांट पीस। जी बिल्कुल। और उसके एक दिन बाद रशियन एम्बेसडर को उसके रिबटल देना पड़ता है। नॉर्मली नहीं होता ना, बायोलेटरल विजिट में कोई दूसरे एम्बेसडर्स क्यों दखलंदाजी करेंगे। फ्रांस, जर्मनी और यूके के फॉरेन मिनिस्टर्स, राजदूतों ने आर्टिकल लिखा था, सर्विंग एम्बेसडर्स इन दिल्ली, और उसके ऊपर फिर एमईए का टिप्पणी भी आई कि भाई ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, जो एम्बेसडर साहब खुद भी जानते हो, बताएंगे। डूमा जो उनका स्टेट, जो उनका लोअर हाउस है, पुतिन की विजिट से एक दिन पहले उसने 18 फरवरी को जो हमारा रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अरेंजमेंट था उसको रेटिफाई कर दिया। यानी एक ये जो हमारी स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप है, उसको एक और बहुत बड़ा पहलू मिल गया कि अगर ज़रूरत पड़े, चाहे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ हो, चाहे डिज़ास्टर रिलीफ हो, चाहे एक्सरसाइजेज हो, रशिया की फ़ौज इंडिया में और इंडिया की फ़ौज रशिया में स्टेशन हो सकती है और ऑपरेट कर सकती है। ये बहुत बड़ा एक पहलू है। और मैं रशिया और इंडिया के जो एक फॉरेन पॉलिसी के लेंस से जब मैं इनको देखता हूँ, तो मैं 3 शब्दों में इनको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, R, S और T। जहाँ तक इंडिया और रशिया का सवाल है, R इज़ फॉर रिलायबिलिटी बिटवीन द टू, वेरेज जब इंडिया बाकियों के साथ देखता है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी बात हो रही है, इट इज़ ऑफ रिस्क, इट इज़ रिलायबिलिटी वर्सेस रिस्क। S इज सपोर्ट, रशिया के साथ अब हमेशा आपका सपोर्ट रहा है, वेरेज दूसरी तरफ आपको सैंक्शंस का हमेशा खतरा रहा है। एंड T इज ट्रस्ट, इट इज़ अबाउट ट्रस्ट, जबकि दूसरी तरह इट इज़ अबाउट मोर ऑफ ट्रांजैक्शन। आप मुझे क्या दे रहे हो और मुझे आपसे क्या मिलेगा। इंडिया रशिया के बीच में ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं रही है, इट इज़ ऑलवेज बीन बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एंड दैट ट्रांसेंड्स मेनी मोर फेसेट्स ऑफ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। आपने जहां शुरुआत किया था कि ये केवल एक बायलैटरल विजिट नहीं, एक ग्लोबल इवेंट बन गया है। Correct. ये इसका मैग्नीट्यूड है इस ट्रिप, उनके इस दौरे का। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर साहब जेएनयू में पढ़ाते हैं, सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज। तो सर अब थोड़ी देर में राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। मोटे मोटे शब्दों में क्यों ये दौरा इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक तो ये दौरा इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन युद्ध के बाद, मतलब शुरू होने के बाद ये पहली बार आ रहे हैं, और 2021 दिसंबर में आए थे, उसके 2 महीने बाद युद्ध शुरू हुआ था। तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी अगर आप देखें तो इसका रेलेवेंस बढ़ जाता है। एक तो उन पर सैंक्शंस लग रहे हैं, उन पर पूरा वेस्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। एक जो उसका सबसे बड़ा खेमा है अमेरिका, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो एक कॉमनैलिटी हमारे राजनयिक संबंधों में है, अर्थव्यवस्था में है, और मोर देन इमोशंस हमारा जो संबंध है एक दूसरे के साथ, वो टाइम टेस्टेड है। आज से नहीं, अगर आप 1971 का जो एग्रीमेंट था उसको भी उठा के देखें, 1971 से 91 तक इन्होंने जितना सपोर्ट किया, चाहे यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, और उसके बाद भी वो जो 9 साल था 1991 से 2000 के बीच, जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी सोवियत संघ के बाद रूस में, उस समय भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। ट्रेड करते थे हमारे साथ, हमें डिफेंस इक्विपमेंट देते थे, और वो पहले जो था कि एक एग्रीमेंट था कि हम उनको पैसे बाद में देते थे। 91 के बाद वो कैश एंड कैरी हो गया, लेकिन फिर भी हमारे अभी भी 70% मिलिट्री हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स उन पर बेस्ड हैं। हम पूरी तरह उनसे कई चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं। ओवर द ईयर्स आप देखिए 2000 से 2024 के बीच हमने 62 बिलियन US डॉलर का डिफेंस इंपोर्ट किया है, करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का। उसमें से करीब 3.5 लाख करोड़ का हमने सिर्फ
रूस से खरीदा है। तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस। हाँ, कुछ इसमें इमोशंस हैं, कुछ हिस्ट्री है, कुछ अच्छे हमारे अनुभव हैं, लेकिन अब मुझे लगता है अब उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंज रियलिटीज। ट्रस्टेड तो हैं ही, ट्रस्टेड आगे भी रहेंगे, लेकिन जो भूसामरिक परिस्थिति हो रही है, जो एक ग्लोबल साउथ का खेमा जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता है, और जो रूस की स्थिति बनी हुई है, पूरी तरह से रिसीविंग एंड पे है वेस्ट के। और सब ये मानते हैं कि ये यूक्रेन युद्ध जो है नहीं हुआ होता अगर नेटो का एक्सपेंशन नहीं हुआ था, उनकी भूमि के सीमा पर आपने ले आया तो उसको वो मरता क्या ना करता, क्योंकि अगर आप प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अपनी टेरिटरी को बचाना। और उसी कारण से बाल्टिक्स भी नेटो में चला गया, नहीं लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। यूक्रेन अगर चला जाता तो उनके पास कुछ बचता नहीं। इनके आप जो बात कह रहे थे, इनके जो शायद सलाहकार हैं या इनके बड़े क्लोज सर्कल्स में जो उशकोव साहब माने जाते हैं, हाँ। उन्होंने अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनकी विजिट पर, उसमें उन्होंने यही बात कही कि भारत हमसे डायलॉग करता है, हमारी बात सुनता है, बाकी दुनिया एंगेज नहीं कर रही रूस के साथ। और अब ये दोनों लोगों की जो तस्वीर लगी हुई है, मोदी जी और पुतिन, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग जो है डेट लाइन अगर आप देखें तो 2000 में ये राष्ट्रपति बने थे, मोदी जी 2000 में चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के, और उसी साल इनकी मुलाकात हो गई थी वाजपेयी जी के साथ एक डेलीगेशन में। सर को शायद याद भी होगा, मोदी जी गए थे। सो 2001 से एक दूसरे से लगातार संपर्क में है। आज हम 2025 में हैं, तो मतलब एक चौथाई सदी बीत गई है इन दोनों नेताओं को पावर में रहते हुए और एक दूसरे से बातचीत करते हुए, सलाह मशवरा करते हुए। 17वीं बार दोनों लोग मिलेंगे, और जैसा अभी बड़े अच्छे से बताया सर ने, दोनों नेता कह लें या दोनों देश कहीं ना कहीं एक रिसीविंग एंड पर हैं अमेरिका के, एक दूसरे से रिश्ते रखने के लिए, लेकिन उस रिश्ते को कहीं से भी कमजोर नहीं होने दिया, दोनों नहीं। और भारत में तो अपने देश को ज्यादा इसमें भूमिका महत्वपूर्ण मानूंगा, दबाव तो हम पे ज्यादा था ना कि इनसे रिश्ता मत रखो इतना, लेकिन हमने वो साथ छोड़ा नहीं। सर पुतिन भी तो समझते होंगे इस बात को। जी बिल्कुल। देखिए, रूस के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं वो सिर्फ गिव एंड टेक के नहीं रहे हैं, वो दोस्ती के संबंध रहे हैं। और मैं प्रोफेसर अमिताभ सिंह की बात से सहमत हूँ कि ये टाइम टेस्टेड है। 71 के भी पहले हम जाएं तो 50s में, 50 के दशक में जब हमारे यहाँ भूखमरी का आलम एक बार शुरू हुआ था, हमने अमेरिका से गेहूँ मांगा था, उन्होंने कहा PL 480 में देंगे। हमने फिर उस वक्त डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे राजदूत हुआ करते थे मॉस्को में, उनसे कहा गया, वो उस वक्त क्रुश्चेव थे शायद, क्रुश्चेव के पास गए और उनसे ये कहा कि हमें गेहूं चाहिए। रूस ने ये नहीं पूछा, ये नहीं कि किस रेट में लेंगे, क्या करेंगे। रूस ने कहा कि आप हमें क्वांटिटी बताइए और पोर्ट बताइए जिस पे भेजना। क्या बात है, हम तुरंत भेज देंगे, पैसे उसे बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे, वो होता रहेगा। ये फ़र्क था दोनों में। फिर ये फ़र्क उजागर हुआ 70s, अर्ली 70s में, इंदिरा गांधी के टाइम में, जब फिर ये हुआ कि PL 480 के तहत देंगे और मिसेस गांधी का स्कीम के तहत देना चाहते हैं। हाँ, PL 480 ऐसी स्कीम है जिसके तहत जो भी देश आपसे मदद ले रहा है, वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का समर्थन करेगा। अच्छा, पब्लिक लॉ 480। तो मिसेस गांधी का बड़ा फेमस कोट है कि वी वुड प्रिफर टू डाई ऑफ हंगर देन टू रिसीव सम एड विथ कंडीशंस। और उसी वक्त, उसी से फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी भारत में। तो देखिए, बहुत टाइम टेस्टेड है। अब क्या है, अब जैसा कि आपने कहा कि रूस और अमेरिका खासतौर से ट्रंप के टाइम में बहुत खिलाफ हैं, हालांकि बड़े पुराने दोस्त ट्रंप कहते हैं पुतिन को, लेकिन पुतिन के इसके बावजूद अभी अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि ठीक है 6000-7000 सैंक्शन लगे हुए हैं रूस पे, पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट भी है, लेकिन आप ये देखिए कि उस आदमी ने ये सब होते हुए भी अमेरिका की विजिट की और अलास्का में ट्रंप उसको लेने पहुंचे, उसने सारे सैंक्शंस की धज्जियां उड़ा दी कि सैंक्शन होने के बावजूद हम आपके इनविटेशन पे वहां आए और हमने अपनी शर्तों पे बात की, आपसे एग्री नहीं किया। और वहां के राजदूतों ने कुछ नहीं लिखा न्यूज़पेपर। अरे खबर आ रही है, भारतीय उनका जहाज पुतिन साहब का भारतीय वायु सीमा क्षेत्र के अंदर दाखिल हो चुका है, तो मतलब चंद मिनटों में वो दिल्ली में होंगे। हाँ, आप जो बात कह रहे थे, और यात्राएं कितनी कम है सर इनकी। वो अलास्का की मीटिंग है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, उसके चीन की मीटिंग है जहां दौरा है, और यहाँ आ रहे हैं। नहीं, मैं इसमें ऐड कर दूं
चीन गए हैं, मंगोलिया गए हैं, ईरान गए हैं, यूएई गए हैं, सऊदी अरेबिया गए हैं, लेकिन एक पॉलिटिकली पावरफुल स्टेट के तरह वो यहाँ आए। उसके अलावा पूर्व सोवियत संघ के जितने राज्य हैं, कई सारे राज्य, जैसे कजाकिस्तान गए हैं, किर्गिस्तान गए हैं, बेलारूस गए हैं, ये सारी जगहों उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ही है। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मैटर करते हैं, उनमें चीन और भारत ही हैं। चीन के साथ उनकी सीमा मिलती है, उनका व्यापार बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत को इस समय, और उन्होंने पहले भी आना था, वो नहीं आए थे, कई कारणों से वो नहीं आए थे, लेकिन इस समय आना ये भी दर्शाता है कि हम इनके साथ खड़े दिखते हैं, हम इनके साथ खड़े जी, और हम इतने सारे सैंक्शंस के बाद हम भारत आ रहे हैं। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप अमेरिका ये वेस्ट के सैंक्शंस को धता बता के आ रहे हैं कि लो हम तो आ रहे हैं, आप क्या करोगे? नहीं तो क्या करेंगे फूफा जी, क्या करेंगे? नहीं तो फूफा पिछली बार बहुत नाराज थे वो, फूफा जी परेशान लेकिन अभी तो वो होंगे। खुद फोन पे बात करते हैं इनसे, हमसे कैसे नाराज हो सकते हैं? नहीं, वो परेशान होंगे, लेकिन अब इसमें ट्रम्प साहब। जहाँ तक मेरी रीडिंग है कि जो जितना कह रहे हैं कि हम 22 या 23 समझौतों पे वो होगा, एनर्जी पे मतलब तेल पे समझौता होगा, क्योंकि ग्रॉसपेम और दो और कंपनियों के हेड्स वहाँ हैं, साथ में आ रहे हैं। एनर्जी पे, पेट्रोलियम पे, क्रूड ऑयल पे समझौता होगा, डिफेंस पे समझौता होगा, लेकिन उसको डिटेल उजागर नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाता रशिया और यूक्रेन का वो। अच्छा। क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन का वार ख़त्म हो जाएगा, जो कि शायद होने की उम्मीद है, तो उससे क्या होगा कि रशिया तो कहेगा कि सैंक्शन हटाओ पहले, सैंक्शन हट जाएगा, फिर हमें उसको डिक्लेयर, फिर तो झगड़ा ही खत्म है। लेकिन आप कह रहे हैं तब तक अनाउंस नहीं करेंगे, डील हो जाएगी तो। हाँ, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे अनाउंसमेंट उस पर होगा। आता हूं सर, लेकिन ये दोनों रेड लाइंस अमेरिका की नहीं रहेंगी? हम अगर इनसे अभी हमें मिसाइल खरीदनी है, S-400 सिस्टम की और बैटरीज लेनी है, या S-500 अपग्रेड करना है, या सुखोईज का अपग्रेडेशन कराना है, आप ये तो Su-57 बेचना चाह रहे हैं हमको, अपना जहाज जो है। डिफेंस डील्स और एनर्जी डील, तेल खरीदने की डील, भारत इस समय कर सकता है इनसे? नहीं कर सकता है, और जहाँ तक जो इनपुट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ज़रूर इसमें आगे बढ़ने की उम्मीद है। और पहले भी अगर आपको याद हो, जब इंडिया S-400 खरीद रहा था, तो यूएस में कई जगह पे इसके ऊपर आया था कि भाई आप रशिया से S-400 खरीद रहे हैं, ये हमारे जो डिफेंस एग्रीमेंट्स के खिलाफ जाएगा। तो इंडिया ने बिल्कुल क्लियर किया था, ये हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है और हम S-400 डील में आगे जाएंगे। और जहाँ तक डिफेंस इक्विपमेंट का एंड डिपेंडेंस का सवाल है, जो प्रोफेसर साहब ने कहा, हमें बहुत पीछे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिक मेमोरी में ऑपरेशन सिंदूर अभी बिल्कुल ताज़ा और उजागर है। उसमें अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट हैपेंड, 2 स्टार परफॉर्मेंस क्या थे आपके? S-400, जिसने ओवरऑल एयर डिफेंस ग्रिड में शामिल होकर किसी भी पाकिस्तानी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को अंदर डैमेज नहीं करने दिया, और वो लॉन्गेस्ट किल 300 किलोमीटर वाली। और दूसरा आपका क्या था? ब्रह्मोस मिसाइल, नूर खान बेस, आप भूल नहीं सकते। सही। एक्यूरेसी और लिथैलिटी, आज की तारीख में ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्टैब्लिश हुई है, दुनिया उससे बिल्कुल अचंभित है। वो हमारा इनका जॉइंट प्रोडक्शन है। ब्रह्मोस हमारा जॉइंट प्रोडक्शन है, S-400 हम खरीदते हैं। अच्छा। दूसरी बात सौरभ, कौन सा ऐसा देश होगा दुनिया में जो खुद एक इंटेंसिव लड़ाई में लगा हुआ है पिछले 3 साल से, उसका मिलिट्री कैपेबिलिटी पूरा उसमें यूज़ हो रहा है, उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पूरा उसमें उसको रिप्लेनिश में लगा हुआ है, फिर भी वो आपको हार्डवेयर देता है, जो आपके हार्डवेयर कॉन्ट्रैक्टेड दे रहे हैं, कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड। जी ने आपके तेजस एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स देने की 98 इंजन देने की डील की हुई है। आज तक कितने सप्लाई हुए हैं? 3 या 4। और वो क्या कह रहे हैं कि हर साल हम सिर्फ 2 इंजन ही सप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं, रिलायबिलिटी देने 100 के करीब होने 98 देने, 98 देने, तो हर साल 2 देगा, 40 साल तक हम जहाज ही बनाते रहेंगे। तो वही मैंने कहा, रिलायबिलिटी वर्सेस रिस्क, ट्रस्ट वर्सेस ट्रांजैक्शन, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। हमें जितना हम गहरा इसमें घुसते जाएंगे, उतने ही मुद्दे और उजागर मैं जानना चाह रहा था आपसे, इस पर अमेरिका का रिएक्शन आपको क्या लगता है, क्या होगा, या क्या वो एतराज कर सकते हैं इस विजिट पर? सी, पुतिन यहाँ पे आ रहा है डिस्पाइट ऑल दी सैंक्शंस, बट हम ये भूल रहे हैं कि भारत पुतिन विजिट करा रहा है डिस्पाइट ऑल दी थ्रेट्स। सो ये एक भारत के लिए भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक और एक्सप्रेशन है कि हम वेस्ट को डिफाई कर रहे हैं, उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे हैं, प्लस हम अपने ट्रस्टेड जो देश है और जो ट्रस्टेड लीडर है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। जैसा आपके रिपोर्टर ने बताया कि इनपुट्स हैं कि शायद मोदी साहब खुद उसको एयरपोर्ट रिसीव करने जाएं और साथ बैठ के,
ये सब प्रोटोकॉल में बहुत बड़ी चीजें होती हैं। ये और बता दीजिए बात, बस वो जहाज वाली बात रह गई, क्योंकि अमेरिका भी अपना जहाज बेचना चाह रहा था हमें F-35। ये कह रहे हैं हम आपको सारी तकनीक दे देंगे जहाज बनाने की, अब आप बनाइए भी और खरीदिए भी हमसे। भारत है इंटरेस्टेड इनके जहाज में? सी ज्वाइंट प्रोडक्शन ये वेदर S-57 होता है या F-35 होता है या कोई और होता है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशनल और टेक्निकल मुद्दे होते हैं जो कि एयरफोर्स डिफाइन करता है। बट जो मोटा मुद्दा जो जियोपॉलिटिक्स में डिफाइन करने वाली चीज़ है वो ये है कि रशिया आपको हर चीज़ ऑफर कर रहा है फॉर जॉइंट प्रोडक्शन, एंड दैट टू आफ्टर द इनिशियल लॉट जॉइंट प्रोडक्शन इन इंडिया। F-35 विल कम विद ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस। आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये वाली टेक्नोलॉजी आपको अभी नहीं मिलेगी, ये वाले आपके नेविगेशनल सिस्टम्स आप यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये एरोस्पेस कमांड सिस्टम आप यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो F-35 विल कम विद कंडीशंस इफ इट ऑल इट कम्स। Su-57 इफ इट कम्स, या उसका और कोई वर्जन आता है या कोई और आता है। सुकोई 30 आप देखिए जॉइंट प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज एज गुड एज नाउ इंडियन एयरक्राफ्ट, एंड इट्स द मोस्ट स्टर्डी एंड सबसे ज्यादा वही है हमारे यहाँ। सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट। रफाल तो अब आए हैं, रफाल इज अ मल्टी फोर्स एयरक्राफ्ट, बट जो आपका बैकबोन है वो तो Su-30 है ना। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी हमें तत्काल कम से कम 2 स्क्वाड्रन की जरूरत है। तो ये एक इशू इसमें रहेगा। बाकी आपने और डिफेंस इक्विपमेंट की बात तो की है। अभी खबर आ रही थी, थोड़ी देर पहले ही चल रही थी कि हमने एक इनसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो 10 साल की लीज पर वो भी हो गया है, वो लीज भी हो गई है। तो वो भी एक एलिमेंट इसके अंदर है। अच्छा, आप जो डेलीगेशन लेकर के आ रहे हैं बताया जरा, आज तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर के आ रहे हैं। इतने 8 मंत्री हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, परिवहन मंत्री, गृह मंत्री, पूरी कैबिनेट लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 75 से 80 कंपनियों के सीनियर 700 लोग और आ रहे हैं जो कल भारत मंडपम में भारत के साथ जॉइंट हम और कर्नल राजीव एक जगह थे जहां इस पर डिस्कशन हो रहा था इकोनॉमिक इश्यूज पे। वहां इतना बड़ा इलेबोरेट अरेंजमेंट किया है कि ये सिर्फ हम जो बात बार डिफेंस की करते हैं और उससे रिलायबिलिटी तो है ही, लेकिन और सब सेक्टर्स में इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए हमारे ट्रेड डायनामिक्स को, उस पर बात होगी और वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। डिफेंस तो एक जगह है, हम उनसे खरीदते हैं, रिलायबिलिटी है वो तो रहेगी। जैसा F-35 हम उनसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो रिलायबिलिटी का है ही, जब इमरजेंसी होगा तो कहेंगे हम उसके कल पुर्जे आपको नहीं देंगे। और अगर आप इनसे ट्रेड करते हैं तो ये भी एक डर रहेगा कि उनका एक नियम है, काटसा कहते हैं, काउंटरिंग एडवर्सरीज थ्रू डिफरेंट सैंक्शन लगा देते हैं जी, और वो सैंक्शन लगा देते हैं और उसके बाद जो है आप खरीद नहीं सकते। जैसे S-400 भी जब हम खरीद रहे थे तो बड़ा बवाल मचा था वहां कि आप उनसे क्यों खरीद रहे हैं, हमसे क्यों नहीं। काटसा लागू नहीं हुआ, काटसा लागू नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन अगर आप टर्की को सैंक्शन कर दिया। टर्की नेटो का मेंबर है, उनके सारे डिफेंस इक्विपमेंट नेटो के कंप्लायंस में है। S-400 उनके किसी भी डायनेमिक्स में फिट नहीं बैठता है, फिर भी टर्की ने 2016 के बाद कहा कि हम खरीदेंगे, उन्होंने खरीदा। यही नहीं, चीन को इन्होंने S-400 नहीं बेचा है, S-300 ही दिया है, जो अच्छा। एक पुराना वर्जन है। और हमें S-500 देने की भी बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की रिलायबिलिटी है, कितना भरोसा है दोनों देशों के अंदर। तो और आने वाले दिनों में अगर आप देखें, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार करने जा रहे हैं वो लेबर मोबिलिटी का। हमारे बहुत सारे विदेशी मजदूर जो हैं, आप कहें, या जो व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, वो बाहर काम करते हैं, उनके लिए एक नया लेबर मोबिलिटी एक्ट हो रहा है। और वो क्यों किया जा रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनके बहुत सारे पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं जो रुपये में हम देते हैं, उनका ट्रेड बैलेंस जो है उनके फेवर में है। अब हम उनसे $5 बिलियन का ट्रेड करते हैं, वो हाईएस्ट जो अभी था $67 बिलियन करें, $62 बिलियन लगभग उनका हमारे पास पड़ा है। तो उसके लिए, उसको देने के लिए जो रेमिटेंसेज, ये ब्लू कॉलर, अभी तक तो ब्लू कॉलर की बात हुई है, उसको रेमिटेंसेज हम उन्हें रुपए में दे देंगे, वहां वो रूबल में काम करते रहेंगे। तो इस टाइप का भी अरेंजमेंट हो रहा है जो लॉन्ग टर्म होगा। और इस पर मैंने आज एक लेख भी लिखा है एक अखबार में कि हमें वो जो आवारा और डिफेंस, इससे अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि डिफेंस पोटेंशियल तो एक है, अपनी जगह है। हम बांग्लादेश के साथ $12 बिलियन का ट्रेड करते हैं, रूस के साथ $5 बिलियन। बड़ी अजीब बात है वैसे। और हालांकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो ये कह रहे हैं कि $100 बिलियन तक ले जाएंगे, अगर तेल का आयात नहीं हुआ है, कम हुआ, वो भी फ्लक्चुएट करेगा।
तो $100 बिलियन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें, जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, कुछ और एवेन्यूज की तलाश करनी पड़ेगी। एक फार्मास्यूटिकल, सर ये देख लें जो Agriculture। $67-68 का आप बता रहे हैं, मतलब ये टोटल ट्रेड कितना है हमारा इनका? टोटल 67 बिलियन, 70 मान लीजिए, राउंड ऑफ भी कर दें तो $70 बिलियन। इसमें से $63 बिलियन तो जो है वो तेल है। वही कह रहा हूँ, $5 बिलियन हमारा है। बाकी सब तेल ही है। बस वही तो, तेल कब तक आप वो करेंगे, वो फ्लक्चुएट होगा। इसलिए हमें दूसरे एवेन्यूज तलाश करने पड़ेंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स है, फर्टिलाइजर है। ये चीज़ें जो हैं, हमें हमारा आईटी, हम आईटी सेक्टर में काफ़ी, आईटी में रशिया में हमारे आईटी एक्सपर्ट जा सकते हैं, आईटी का हम वो कर सकते हैं। हमारा एमएसएमई, इसमें हम वो करेंगे। ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर हमारे यहाँ हैं, कार से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों। सर इन्होंने कभी एक स्टेटमेंट दिया, वही मैं जिनका भी नाम ले रहा था, इनके एडवाइजर उषा को, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में जो है हम नो लिमिट्स पार्टनरशिप करना चाहते हैं, देखते हैं भारत के साथ होती हुई। उन्होंने उदाहरण दिया चीन का, जैसी हमारी चीन के साथ है। क्या है रूस और चीन की इक्वेशन जो वो कह रहे हैं कि हम यहां तक ले जा सकते हैं? वो तो ये है कि रूस जो चीन को जो भी चाहिए रूस देगा, और रूस को जो भी चाहिए चीन को देगा। अच्छा। क्योंकि अब देखिए, चीन को इन सब के बावजूद निर्बाध रूप से चीन को क्रूड ऑयल रूस दे रहा है, और चीन हथियारों से, लॉजिस्टिक से और भी हार्डवेयर से मदद कर रहा है रूस की। तो अभी हालांकि हम ये मानते हैं कि चीन और रूस की दोस्ती जो है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है फॉर द टाइम बीइंग, जैसी भी अभी फिलहाल उसमें बहुत कम बैरियर्स हैं। हाँ। अच्छा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ बिना बैरियर्स के जब चीज़ें होंगी, तो मतलब जो लिस्ट होती है, आप ट्रेड में देखिए तो तमाम लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ड्यूटी फ्री हो जाएं या लोअर ड्यूटी पे हों, प्रेफरेंशियल। अभी इन्होंने वीजा फ्री कर दिया सारे चीनियों के लिए। चीन के लिए वीज़ा फ्री है। हाँ, वीज़ा का वो कर दिया। फिर देखिए क्या है कि अभी रूस के साथ हमारे जो है ट्रेड, तो जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, इतना कम है। कुल मिला के दोनों देशों के बीच में अगर आप तेल छोड़ दें तो $11-12 बिलियन करते वो है, ट्रेड है, जो कि कुछ भी नहीं इतने बड़े देश के साथ। 12 बिलियन से ऊपर तो हम बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं अब। मैक्सिको के साथ हमारा $15 बिलियन का है। तो ये हमें देखना होगा। प्लस हमको कुछ और एवेन्यूज़ की तलाश करनी होगी। मेडिकल, ठीक, तो क्या रशिया तैयार है मार्केट देने के लिए हमें? सौरभ, दो मोटी बातें मैं कहूँगा। पहली बात तो क्योंकि हमारा थ्रेशोल्ड इतना लो है, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका टोटल एक्सपोर्ट रशिया को सिर्फ $5 बिलियन है, और उनका एनर्जी अगर हम माइनस कर दें तो सिर्फ $7 बिलियन है, दैट मीन्स जो पोटेंशियल है आपके ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड को इन्हांस करने का, वो इमेंस है। और प्रोफेसर साहब ने भी बताया वर्कर्स मोबिलिटी। आज जो हमारे रशियन एक्सपर्ट के साथ टॉक थी, उसमें उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बताया कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत की माहिरता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश्ड हैं, और उनका एक जो नेटवर्क है वो बहुत वेल इंटीग्रेटेड हो गया है। और रशिया के बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट्स चाहिए, वो अब ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज वहाँ पे लेबर मार्केट की हालत बहुत ख़राब हो गई है। सो दिस कैन बी वन अगेन अ बिग एरिया ऑफ कॉपरेशन। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो आज हमारे प्रेसिडेंट चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने बताया आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, कि ये विजिट इन आइसोलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये 2026 के 2 या 3 इवेंट्स के लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर हो जाएगा। पहली बात, जैसा एम्बेसडर साहब ने बोला, हो सकता है अगले 2 या 4 महीने में रशिया यूक्रेन वॉर किसी भी स्टेज पे आके ख़त्म हो सकता है। सो एक वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, बट उससे बड़े 2 डेवलपमेंट होने वाले हैं 2026 में। इंडिया ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अज्यूम कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने साउथ अफ्रीका में नहीं जाके एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट किया है। उसके बाद ट्रंप ने क्या अनाउंस किया कि हम साउथ अफ्रीका को डिसइनवाइट करेंगे फ्रॉम G20, जो कि एक G20 का जो चार्टर और प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। तो वो G20 को किस दिशा में ले जाना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स इन द नेक्स्ट 1 ईयर, ये एक मुद्दा देखना होगा। और इंडिया और जो बाकी G20 नेशन है उसको किस तरह रिएक्ट करते हैं। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी को किस तरह से इवॉल्व करता है। क्या वो G20 समिट जो हमने 2023 में किया था, उस तरह के इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेगा और
जैसे कहते हैं कि G20 को ओवरशैडो करके ब्रिक्स को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगा अपनी प्रेसिडेंसी में, ये भी एक देखने वाली बात होगी, जिसका कि बहुत बड़ा मुद्दा और पहलू इस बायलैटरल विजिट के आउटकम से पता चल सकता है। अब ये जो आपने दोनों ने कहा कि जंग रुकने के आसार दिखने, अच्छा खबर हमारे पास ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो खुद एयरपोर्ट जा रहे हैं, अब कंफर्म कर सकते हैं हम ये खबर, और वो रवाना हो चुके हैं। तो वो, और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये उनके जहाज का ब्लिप शायद आपको इसमें दिखाई देगा, रूसी राष्ट्रपति के, और प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं अपने आवास से। विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं इस खबर पर। जी विजय लक्ष्मी, प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने? बिल्कुल सौरभ, और प्रधानमंत्री आवास पर ही इस वक्त हम खड़े हैं, 7 लोक कल्याण मार्ग, और अंदर हालांकि तस्वीरें काफ़ी दूर है, अंदर भी लाइटिंग जैसे दिवाली पे होती है ऐसा पूरा लाइटिंग जो है प्रधानमंत्री आवास पे भीतर हो रखी है। तो हर स्टेप पर एक इम्पोर्टेंस कितना है, और खुद प्रधानमंत्री जा रहे हैं रिसीव करने के लिए, ये अपने आप में बताना है और जताने के लिए काफ़ी है कि कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण ये विजिट है जो इंडिया रशिया एनुअल समिट जो हो रहा है इस साल, जिसके लिए पुतिन साहब आ रहे हैं। और जब से वॉर चल रहा है उसके बाद देखें तो पुतिन साहब का ये पहला दौरा भारत में है, और इकोनॉमिक लिहाज से सौरभ बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो पूरा विजिट है ये होने वाला है। भारत की तरफ से ज़रूर कोशिश होगी कि जो ट्रेड डेफिसिट है जो बहुत ज़्यादा है दोनों देशों के बीच में, किसी तरह से वो ट्रेड डेफिसिट को जो है वो पाटा जाए। काफ़ी सारे MOUs, एक बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ पुतिन साहब आ रहे हैं, और कल के इवेंट्स में एक बिजनेस मीटिंग भी शामिल है जिसमें वो शामिल होंगे, और रशिया और भारत के बिजनेस डेलीगेट्स जो हैं वो भी शामिल होंगे। तो आर्थिक लिहाज से ये एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, और कई एरियाज हैं, खासतौर से फार्मास्यूटिकल्स की अगर मैं बात करूं, हेल्थ केयर में हमने जो बता रहे हैं हमारे सूत्र के, हेल्थ केयर में कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। खासतौर से भारत चाहेगा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो रशिया खोले, ताकि ट्रेड का जो डेफिसिट है वहाँ पर हम कुछ जो है एक्सपोर्ट भी उनको कर सके, क्योंकि हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम जो है हमारा होता है रशिया को। इसके अलावा लेबर मोबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा की पॉइंट होगा, क्योंकि रशिया और इंडिया की अगर रिलेशंस की बात करें तो G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो रिलेशन ज़्यादा दिखते हैं, बजाय अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर पीपल टू पीपल टाई आपको ज़्यादा दिखते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, लोगों के रिश्तेदार हैं उस तरह का, लेकिन रशिया के साथ उतना नहीं मिलता। लेकिन ये लेबर मोबिलिटी जो पैक्ट साइन होगा भारत और रूस के बीच में, इसमें 60,000 के करीब स्किल्ड लेबर जो है वो रूस के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के काम कर पाएंगे। उसमें कंस्ट्रक्शन का एरिया है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा टेक्सटाइल्स हैं, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर के भारत के स्किल्ड जो लोग हैं वो वहाँ पर जाकर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रशिया इंश्योर करेगा उनके राइट्स को। और उसके अलावा क्योंकि वहाँ पर एक कोटा सिस्टम है आपको स्किल्ड लेबर को लेने के लिए, उसको जो है ईज आउट किया जाएगा। तो ये लेबर मोबिलिटी पैक्ट जो है एक बड़ा टेक अवे होगा इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल टाई। विजय लक्ष्मी जी बिल्कुल, आप विजय कोई और खबर हो तो आप प्लीज हमारे साथ फिर जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका। विजय लक्ष्मी ने बताया कि प्रधानमंत्री अपने घर से अब रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन को पालाम एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। वैसे सर इसका धन्यवाद तो हमको थोड़ा ट्रम्प साहब को देना चाहिए, इन्होंने हम पे सैंक्शन लगाए तो हमने अपना एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफाई किया ही ना सर, नए नए मार्केट तलाश रहे हैं। देखिए आपदा में अवसर, बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे को याद है सर जब इन्होंने सैंक्शन लगाया था, मैं अभी जो ठीक से ऑथर का नाम याद नहीं है, किसी ने लिखा यही था, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, ये काम आपने बड़ा अच्छा कर दिया हमारे लिए। हो जाता ना कि भाई बढ़िया चल रहा है, जो ठीक चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है, कॉम्प्लेसेंसी थी, आपने झकझोरा भारत को, और भारत ने फिर वो एवेन्यूज देखिए। आज आप देखिए सैंक्शंस के बाद आया है आपका 8.2% जीडीपी का जो क्वार्टर जो आया है, प्लस अब रशिया के साथ सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर के आ रहे हैं अब पुतिन साहब। इतने बरसों की हमारी दोस्ती है, लेकिन इस विजिट को हर कोई एक स्पेशल निगाह से देख रहा है ना। बिल्कुल, और यही नहीं, इसमें डाइवर्सिटी आप देखेंगे। रोजाटॉम जो उनका एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो सबसे बड़ी है, उसके CEO आ रहे हैं। तो हमने अभी जो हालिया परिवर्तन किए हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हमने इस बजट में स्मॉल एंड मीडियम रिएक्टर्स को इनिशिएट किया था, उससे कहा था कि इससे हम 1 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे 2060 तक। उस पहल में भी इसको एक
बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। उसकी नो-हाउ ये हमको दे सकते हैं। नो-हाउ रिएक्टर जो है स्मॉल एंड मीडियम रिएक्टर वो दे रिएक्टर्स, सकते और सिर्फ 3 ही कंट्री हैं दुनिया में जो स्मॉल मीडियम और लार्ज रिएक्टर्स बनाती हैं। रूस है, फ्रांस है और अमेरिका है। और इन तीनों में रूस ही सबसे बड़ा सप्लायर है। जैसे कुडांकुलम प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु में है, उनके अभी 2 रिएक्टर्स चल रहे हैं, तीसरा चालू होने वाला है। उसका भी डिस्पाइट ऑल सैंक्शंस इन्होंने कमिटमेंट जो किया था उसको वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है। इसी तरह के स्मॉल, और क्योंकि भारत को ऊर्जा की बहुत जरूरत है, जितनी ऊर्जा डिपेंडेंस हमारी वेस्ट पे है, आई मीन वेस्ट एशिया पे है या रूस पे है, उसको कम करने के लिए भी ऊर्जा आपूर्ति के लिए हमें चाहिए कि जितने भी आणविक परमाणु संयंत्र हैं उनको हम सिविलियन यूज वाले उनको हम एक्टिवेट करें। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा टेक अवे मुझे इस बार ये लगता है कि अब इन्होंने एक जो रूसी फॉरेन पॉलिसी में एक कहते हैं पिवट टू द ईस्ट। ये अपने आप को यूरेशियन पावर मानते हैं, यूरोप में भी हैं, एशिया में भी हैं, लेकिन अब चूंकि इनकी जो ट्रेड है लगभग बंद हो चुका है वेस्ट के साथ, तो ये भी नए मार्केट खोज रहे हैं। जिस तरह हमारा अमेरिका के साथ बंद होने के बाद हम भी नए मार्केट खोज रहे हैं। तो इन दोनों के लिए एक मीटिंग पॉइंट होगा इस विजिट से। और साथ भी हम ये भी आगे देखना चाहेंगे कि इसकी जो संभावना है डिफेंस डील के अलावा, जितनी भी संभावनाएं हैं, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य से एक चीज पर डिपेंडेंट होकर नहीं रह सकता है। और जो एक रेलोस अग्रीमेंट हुआ है, बता रहे थे जी हाँ, जो लेमोआ के तरह है, जो लॉजिस्टिक अग्रीमेंट 2016 पे हुआ है, उसके एवज में सबसे बड़ी चीज इस बार क्या देने जा रहे हैं, वो नॉर्दर्न सी रूट खोलने जा रहे हैं हमारे, जो अब तक चीन को ही अलाउ किया और चीन ही उस ट्रांजिट व्लादिवोस्टोक चेन्नई कॉरिडोर, व्लादिवोस्टोक चेन्नई एंड गोइंग बियॉन्ड आर्कटिक, और वो उस यूरोप रीजन में ट्रेड करने के लिए वहां पर ये हमें एक्सेस देंगे उस नेविगेशन के लिए, एक्सप्लोरेशन। कोई ऐसा सी रूट जो अभी तक नहीं खुला था, नहीं खुला है, जी, वो देंगे। और वहां चीन काफी पहले पहुंच चुका है, और वहां से जो इंडियन ओशन में है हम इनकी नेवल शिप्स को अलाउ करेंगे कि ये यहाँ डॉक करेंगे। ये दिल्ली में रहने वाले पहचान जाएंगे इस मार्ग को, सरदार पटेल मार्ग है। जब आप एयरपोर्ट से आते हैं तो इस रास्ते से आपको गुजरना पड़ता है। वहां की तस्वीर आ रही थी, ट्रैफिक रुकवाया हुआ है, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे होंगे इस रास्ते से पहले भी एयरपोर्ट। देखिए तो पहले पहुंच जाएंगे, फिर वहां उनका जहाज। नॉर्मली जो है प्रोटोकॉल ये होता है कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर या जूनियर मिनिस्टर को एज मिनिस्टर इन वेटिंग करके भेजा जाता है जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं। कुछ ही वाकये ऐसे हुए जहां ये प्रोटोकॉल तोड़ा गया। एक तो ट्रंप ने ही तोड़ा पुतिन के लिए, और भारत में और हमने नेहरू जी गए थे कैनेडी को लेने के लिए, यूएई के मुझे याद आ रहा था, हाँ, वो रिसीव करने के लिए यूएई के शासक जब आए थे, लेकिन वो बहुत कम वाकये हुए, एक्सेप्शन होता है, वो रूल नहीं होता। रूल ये है कि जनरली एक मिनिस्टर को मिनिस्टर इन वेटिंग करके भेजा जाता है। उसके बाद जब राष्ट्रपति भवन में आते हैं तब वो सलामी और क्या क्या होता है, फॉर्मल रिसेप्शन होता है। तो ये तोड़ मोदी जी क्या कह रहे हैं, उनको खुद रिसीव करने के लिए जब जा रहे हैं तो क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपको कितनी अहमियत देते हैं, आप हमारे कितने वैल्यूएबल मित्र हैं, और आपके साथ हमारे रिश्ते कितने अच्छे। देखिए प्रधानमंत्री वहीं से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री की गाड़ी का काफिला आप देखिए, तो यहां से मुश्किल से 10 मिनट आप माने, 7 से 10 मिनट में वो एयरपोर्ट जो है पहुंच जाएंगे। और फिर वो पहुंचेंगे ही तो मुझे लगता है जहाज उनका इतने में लैंड हो रहा होगा। जिसमें मैं ये भी कह रहा था, हम लोग बात कर रहे थे ट्रेड की, डेवलपमेंट की, एक और पॉसिबिलिटी हमारे लिए बहुत बड़ी खुलने वाली निवेश की रूस में। रूस से कई पश्चिमी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां निकल चुकी, और जब रूस से सैंक्शन हटेगा तो एक भगदौड़ मच जाएगी, एक स्टम्पीड मच जाएगी रूस में घुसने के लिए। ठीक है, ये शायद हमारी कंपनियों को यहाँ पे अवसर मिल। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं लेने के लिए, रिसीव करने के लिए खुद राष्ट्रपति पुतिन को। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब यहां से उनकी गाड़ियां जो हैं गुजर रही थी सरदार पटेल मार्ग से दिल्ली के, तो अब खबर आ रही है कि वो पहुंच गए हैं, एयरपोर्ट पहुंच गए, और अब राष्ट्रपति पुतिन का जहाज कभी भी जो है वो लैंड हो जाएगा। और आज रात वो प्रधानमंत्री उनके लिए एक डिनर होस्ट कर रहे हैं अपने घर पर। और ये देखें, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आ गई हैं, जिस तरीके का रिसेप्शन उनको दिया जा रहा है। हमारी तो गार्ड ऑफ ऑनर यही दिया जाएगा एयरपोर्ट पर ही, गार्ड और मेरे ख्याल से सलामी भी जो होगी वहीं दी जाएगी। ये भी होता नहीं है हर किसी की, जनरली होता नहीं है, वो राष्ट्रपति भवन में होता है।
ये तो जब वो कल उनको राष्ट्रपति भवन में तब सेरेमोनियल गार्ड होता है, सेरेमोनियल गार्ड दिया जाता और था। जैसा एम्बेसडर साहब कह रहे थे, ये सिर्फ पुतिन के लिए संदेश नहीं कि आप हमारे एक एक्सेप्शनल और क्लोज फ्रेंड हैं, ये पूरा मैसेज बाकी ग्लोब के लिए भी है कि किस तरह से मैं पुतिन को रिसीव कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लो कि ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल देश है, ये फ्रेंड और क्लोज एलाई है, और रशिया और इंडिया की रिलेशनशिप विल ओनली ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम हियर। ये एक ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी मैसेज है। लेकिन ये मुलाकात, ये उनका दौरा जो है, मान लें आज से 2 महीने पहले हो रहा होता जब, अरे मैं कर्नल साहब आ रहा हूं आपके पास, एक बार जरा फिर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलें। देवेंद्र, खबर आ रही है प्रधानमंत्री खुद पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा राष्ट्रपति पुतिन को। जी हाँ सौरभ, बिल्कुल। और अब से थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि 6:35 के बाद का, कुछ मिनट के बाद का समय था कि जब उनके लैंड करने की संभावना जताई जा रही थी, उस हिसाब से पीएम पहुंच गया। उसमें चंद मिनट के अंदर ही और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंचेंगे, और एयरपोर्ट पे तो एक स्वागत होगा। कल हालांकि राष्ट्रपति भवन में भी फिर जो आधिकारिक स्वागत होता है वो कल राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे किया जाएगा। उसके बाद वो फिर राजघाट जाएंगे और 11:50 के आसपास बायलैटरल टॉक्स हैदराबाद हाउस में शुरू होगी। लगभग 2 बजे के आसपास प्रेस स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर शाम में उसके बाद बिजनेस डेलीगेशन वाली मुलाकात होगी। तो एक पूरे पैक्ड यात्रा के तहत आ रहे हैं, और इसमें जो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों की सौरभ हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे डिफेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ देखिए कि ये सेल और परचेज वाला रिलेशन नहीं है, बल्कि सेल और परचेज के बजाय ज्वाइंट वेंचर और मेक इन इंडिया, इस इथोस के साथ भारत और रूस का डिफेंस डील होता है, और वो अपने आप में बहुत खास होता है भारत के लिहाज से। और ब्रह्मोस की ताकत हम लोगों ने देखी कि जिसमें भारत और रूस ने मिलकर किस प्रकार का मिसाइल डेवलप किया। तो बहुत सारे फ्रंट ऐसे हैं जिसको लेके भारत निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा आशान्वित है, रूस बहुत ज़्यादा आशान्वित है। हालांकि सौरभ, निश्चित तौर पर इन सारे नरेशन में एक बात और ध्यान में रखना होगा कि ये अमेरिका से संबंधों की कीमत पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, और भारत का पावर कॉरिडोर कहीं से भी इस प्रकार के मैसेज नहीं दे रहा है। बल्कि आज ही हमें एक टॉप सोर्स ने यह बताया कि बहुत जल्द ट्रेड डील को लेकर अमेरिका का एक डेलीगेशन इंडिया आने वाला है, और बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज में है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि साल के अंत तक शायद वो चीज़ भी हो जाए। तो भारत ओवरऑल हर देश के साथ अपने रिश्तों को जैसे रखता है उसी रूप में रख रहा है। ये किसी देश की कीमत पे या किसी देश को चिढ़ाने के लिए या उस तरह की चीज़ें नहीं की जा रही है, बल्कि भारत और रूस का आपस में जो ऐतिहासिक संबंध है उसको एक अलग ऊंचाई पर लेके आया जा रहा है। और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों की बात कर लें, या रूस के अपने हालात की बात कर लें यूक्रेन वॉर के चलते, या भारत रूस संबंधों की बात कर लें, उसमें निश्चित तौर पर यह दौरा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, संभावनाएं भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल 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 ठीक देवेंद्र आप कह रहे हैं, और इसी के लिए तो वो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भाई आपके दोस्त हैं तो इनके भी दोस्त हैं, इसमें दोनों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम डिहाइफिनेट करके रिश्ते बनाते हैं। हमने इजराइल और फ़लस्तीन के साथ भी रिश्ते ऐसे ही बनाए हैं। आपको याद होगा कि हमने 2018 में इन दोनों देशों को ये समझाने में हम सफल रहे थे कि हमारे एक देश के साथ रिश्ता दूसरे देश के साथ रिश्ते पर नहीं डिपेंड करता। इसीलिए 2018 में जब नेतन्याहू आए थे उसके 1 महीने बाद ही अब्बास भी आए थे, फ़लस्तीन के राष्ट्रपति। यही चीज़ हमने यूक्रेन के टाइम दिखाई कि हम रूस और यूक्रेन दोनों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन हम किसी एक की कीमत में नहीं करते। यही हम अमेरिका और रूस के बारे में, और ये पूरी दुनिया समझ गई सिवाय ट्रम्प साहब के। उन्हीं को प्रॉब्लम हुई, बाकी तो किसी को प्रॉब्लम हुई नहीं इस बात वो से। तो खुद नहीं। अब यूरोप को प्रॉब्लम थोड़ी है इस विजिट से। यूरोप हमारे साथ ही है, आज भी हमारे साथ है। आपके बड़े हर देश के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। नहीं, ट्रम्प के साथ प्रॉब्लम ये ना कि वो खुद नहीं समझ पाते कि वो क्या करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको एक बार फिर हम बता दें, प्रधानमंत्री पहुंच गए एयरपोर्ट, और उनके स्वागत की तैयारी इस वक्त एयरपोर्ट पर जैसी चल रही है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सारे मेहमान बता रहे हैं कि ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कर्नल साहब ने जो बोला कि केवल एक इवेंट के तौर पर न देखें, ये ग्लोबल इवेंट है, केवल कोई बायलैटरल विजिट नहीं है। पूरी दुनिया में इस विजिट की जो है चर्चा हो रही होगी। आज अमेरिका देख रहा होगा इस विजिट को, तो कैसे देख रहा होगा, या वो क्या निगाह उसकी किस चीज पर उसके देखिए, एक तो वो ये सोच रहा होगा इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट थी पुतिन की अलास्का में ट्रम्प के साथ, दो बड़े शक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष मिले, फेल हो गई वो विजिट। यहाँ 2 बड़ी शक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, तो ये बहुत सफल होगी, ये ट्रम्प के लिए। वो जिस मकसद से मिले थे, क्या वो इस मीटिंग का एक प्रमुख मुद्दा, मुख्य मुद्दा हो सकता है? रूस यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर जरूर चर्चा हो सकती है, और होगी भी कि किस तरह से इसको आगे बढ़ा के उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। बिकॉज इंडिया ही सिर्फ अकेला देश है जिसकी बात रूस और यूक्रेन दोनों सुने गए।
अगर आपको याद हो, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मोदी ने कहाँ किया था? समरकंड में, एससीओ समिट में, पुतिन के बैठे हुए सामने। इट इज़ ओनली बिकॉज कि आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट इतना है कि आप दूसरे राष्ट्रपति को ये कह सकते थे कि भाई इस समय ये लड़ाई का वक्त नहीं है। जहाँ तक वॉशिंगटन की सवाल है, इस समय वो काफ़ी स्केप्टिज्म के साथ इस विजिट को देख रहे होंगे। एंड बस एक मिनट, तस्वीर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की, अभी अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि एयरपोर्ट की ही तस्वीर होगी ये, एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं वो। यूजुअली यही होता है, वो ये सब ज़्यादा बता देंगे, जब जैसे किसी को लेने के लिए जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर लाउंज में वेट करते हैं। उतर गए अभी, जब आप गाड़ी से उतर गए, तो गाड़ी से उतरने का मतलब ये है कि बस टारमैक पे नहीं, ये टारमैक पर निर्भर ही करता है जहाज कि पर, आपका उतरने वाला होगा। अतिथि जो है वो कौन? वो कितना महत्वपूर्ण है। तो गाड़ी से उतरे हैं अभी प्रधानमंत्री और शायद लाउंज की तरफ ही वो जो है वो जा रहे हैं, तो वहां वो इंतजार करेंगे अभी कितना वक्त लगता है राष्ट्रपति पुतिन हाँ, को जब उतरने में। प्लेन उतर जाएगा फिर ये बाहर आ तब जाएंगे। उसके बाद ये बाहर आएंगे और टारमैक पे। उसमें भी टाइम लगता है। तो अभी और उसके बाद ये भी चर्चाएं थी कि शायद एक गाड़ी में जाएं वापस। अब ये हो तो इसमें भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये जो देखिए, प्रोटोकॉल्स होते हैं वैसा नहीं होता, सब अलग अलग गाड़ी में जाते हैं। सौरभ मेरे जी, ख्याल मुझे से- याद है जब ये यूएई जा रहे थे पुतिन साहब, तो 2 फाइटर जेट्स इनके बगल में, मतलब प्लेन के साथ एस्कॉर्ट कर रहे थे। और क्योंकि उस समय वो आईसीसी का बड़ा हंगामा था कि कहीं ओवरफ्लाइंग किसी आईसीसी कंट्री मेंबर सिग्नेटरी के ऊपर चले जाएंगे तो उनको उतार के अरेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है, क्योंकि 2 मित्र राष्ट्रों के बीच आ रहे हैं, चीन और मेरे ख्याल से अगर एक गाड़ी में ही जाएंगे तो पुतिन की गाड़ी होगी। पुतिन की गाड़ी होगी, उनकी गाड़ी भी बड़ी खास है, सुना है। हाँ, गाड़ी बड़ी खास है, और क्योंकि पुतिन इस मामले में कोई भी समझौता नहीं करते अपनी सुरक्षा से, अपनी सुरक्षा से। सुरक्षा से, और उनके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, उनके न्यूक्लियर बटन्स हैं। इस समय जब रूस यूक्रेन वॉर हो रहा है तो वो कोई सा भी व्यवधान नहीं चाहेंगे अपने कम्युनिकेशन में और अपनी चीज़ों को मेंटेन करने में, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और गोपनीयता पूरी रहती है इनकी गाड़ी में। ऐसा तो नहीं है कि जैसे अगर आप वहां भी देखें, जब जो आ रहा था सीन जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इनके साथ बैठे थे और वो अनऑफिशियल था, अनअनाउंस था, वो बैठ गए थे, या पहले से अरेंजमेंट होगा, वो सिर्फ इसलिए था कि एक व्यक्तिगत तौर पे बात हो जाए, कोई ईव्सड्रॉपिंग ना करे, कोई स्नूपिंग ना करे, उस चीज के लिए। और उनकी जो गाड़ी आप देखेंगे, उनका जो पूरा कैवलकेड होता है राष्ट्रपति पुतिन का, वो रूसी गाड़ियों का ही होता है। कई गाड़ियां हाँ, आती हैं। वो विदेशी गाड़ियां उसमें कोई नहीं होती, उसमें लाडा या उसके सुपीरियर वर्जन जो होते हैं, मस्कोवी वो कहते हैं। और औरस गाड़ी है, औरस कंपनी बनाती है शायद इनकी गाड़ी जो है, वो रूसी कंपनी है। रूसी कंपनी है, और वो एक तरह से जिस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट का है उसका ही एक वर्जन है जो उनके लिए यूज किया जाता है। और वैसे ही इल्यूशन प्लेन जो है एयरफोर्स 1 जो आप ज्यादा बताएंगे, मुझे तो लगता है कई काम ये कंपटीशन में भी शुरू हुए होंगे रूस और अमेरिका के। भाई ये ऐसे जहाज में चलता है तो हमारा राष्ट्रपति भी ऐसे चलेगा, ये ऐसी गाड़ी में बैठता है तो नहीं, हमारा देखिए, मतलब वो राष्ट्रपति ऐसे सेफ्टी देखिए, प्रोटोकॉल्स ऐसा जो है ना वही मेंटेन कर सकते हैं। हीट रेडिएटिंग एयरक्राफ्ट जो होता है, मतलब मिनिमम हीट रेडिएट करेंगे कि उनको ट्रैक कम किया जा सके, इन तमाम चीजों की इसमें रहती है। और कम्युनिकेशन जो है एक बहुत बड़ा उसमें फैक्टर होता है कि आप कम्युनिकेशन अवेलेबल हैं कि नहीं। वीडियो सर ये तो ठीक है, वो तो जो हमने पहली बार तियानजिन में देखा कि कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे बैठे थे वो उठे तो वो कुर्सी वाइप हो रही है कि कोई मार्क नहीं छूटे इस पे, उनका कोई फिंगरप्रिंट ऐसा है। वो एक नया शब्द सुनने में आया, पूप कलेक्टर। सुना होगा आपने? हाँ, नहीं देखिए, आप जो एक्सक्रीटा होता है वो भी समेट के ले जाओ ऐसा अपने नहीं, साथ। नहीं, आपके साथ ऐसा है कि ये जहां जाते हैं इनके सराउंडिंग्स में जो भी चीजें होती हैं वो सब कुछ पर ट्रैक रखा Sanitize जाता की है और जाती हैं। सैनिटाइज किया जाता है, या कि कोई डीएनए और सैंपल नहीं मिल देखिए, जाए। दूसरी चीज ये है, फर्क ये है ट्रंप और उनमें कि पुतिन 20 साल केजीबी के चीफ रहे हैं, और एक जासूस जो होता है वो बहुत कैलकुलेटिव होता है, बहुत सीक्रेटिव होता है, बहुत वो अपने को सुरक्षित रख के चलता है। वो ट्रंप नहीं है, तो इसलिए उनके साथ तो यह है कि हमेशा, इसीलिए देखिए 3 बॉडी डबल या 4 बॉडी डबल जो हैं वो आते हैं, तो वो ये बॉडी डबल वाला भी बड़ा मजेदार है। एक इंटरव्यू में इनसे पूछ लिया किसी ने कि आप पुतिन ही है ना, उन्होंने कहा हाँ, मैं पुतिन हूं। फिर उन्होंने बताई कहानी कि मुझे सजेस्ट किया था मेरी सुरक्षा टीम ने कि एक बॉडी डबल आपका होना चाहिए, लेकिन मैंने लिया नहीं कभी। मतलब ये वो क्लेम करते हैं कि जहां भी आपको पुतिन दिखाई दिया, पुतिन ही रहा वहां पे, मैंने कभी अपनी जगह किसी को नहीं भेजा। हालांकि किसी को तैयार किया गया होगा जरूर, क्योंकि as body देखिए double। पश्चिम ने इतनी कोशिश की,
भ्रम फैलाने की कि वो टर्मिनल बीमारी से ग्रस्त हैं, मरने वाले हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। तो ऐसे आदमी को तो अपने लिए अतिरिक्त सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। नहीं है तो बहुत सीक्रेटिव वैसे ही है। वो मुझे याद है किसी कौन से मल्टीलैटरल इवेंट में ये जा रहे थे तो अपनी एक वॉरशिप साथ ले गए थे, यूरोप में कहीं जा रहे थे तो एक बार, या ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे शायद, तो एक वॉरशिप इनके साथ तो ये तो गई थी। ये तो एक जासूस अगर 20 साल का एक प्रतिष्ठित जासूस, सफल जासूस राष्ट्राध्यक्ष होता है तो वो तो अपनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था और करेगा। प्लस 25 साल से पावर में है। 2000 से 2025 हो गया। पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मेदवेदेव और वो आपस में इंटरचेंज करते रहते थे, बट फाइनली फॉर 25 इयर्स ही हैज बीन इन पावर। ये इन दोनों में कॉमन है। मोदी जी का भी जैसे हम बात कर रहे थे, मतलब दे किसी ना किसी रूप में हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ द कंट्री देखिए, दोनों वो रहे हुए हैं। और ये लास्ट विजिट जो मोदी जी वहां गए थे तो ये उनको अपने जो इनका होम जो स्टेट है वहां शायद रशिया में, वहां उन्होंने होस्ट किया था। और 4 घंटे तक इनकी दोनों की अलग बातचीत, पर्सनल विजिट, पर्सनल बातचीत जो हुई थी 4 घंटे तक चली थी। क्या कहते हैं प्रोफेसर, ड्राचा कहते हैं कि डाचा, वो कंट्री हाउस को उन लोग डाचा कंट्री कहते हैं। हाउस में। और उसमें यह है कि देखिए पिछले 25 साल से राष्ट्रपति हैं रूस के, इन्होंने 5 अमेरिकी प्रेसिडेंट से मुलाकात की है, उनके साथ इंटरैक्ट, 4 फ्रेंच प्रेसिडेंट्स के साथ मुलाकात की है या उनके कांटेक्ट में रहे हैं, 6 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ और 3 इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये जो शख्स हैं वो 34 साल तक, मतलब 2000 से 2034 तक राष्ट्रपति रहेंगे, जो स्टालिन भी नहीं रहा था। तो आप समझ सकते हैं इनकी परिपक्वता डिप्लोमेटिकली कितनी ज्यादा होगी। इसीलिए वो 1 इंच भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यूक्रेन को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जानते हैं। और अगर आप रूस का इतिहास भी देखेंगे तो कोई वहां से भागा ही है, कुछ लेके नहीं गया है। चाहे वो नेपोलियन हो 1812 में, चाहे हिटलर हो 1944 में, 43 में, सेंट पीटर्सबर्ग को इन्होंने 1000 दिन तक घेरे रखा, 1000 दिन से ज्यादा तक घेरे रखा, रूसियों ने छोड़ा नहीं, अल्टीमेटली उनको सरेंडर करके जाना पड़ा और आधे जर्मन जो है जर्मन सेना के लोग मर गए। जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक मुझे करती है, और अभी हाल फिलहाल में जो यूक्रेन वॉर के दौरान किया, देखिए है तो स्ट्रॉन्ग मैन ही, कोई हमारे जैसा लोकतंत्र तो नहीं है रूस के अंदर, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, हमारा मित्र देश है फिर भी, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी है उसकी सबसे खास बात है कि दबाव में आना तो आदमी के सिस्टम में ही नहीं है कहीं से। कितना भी प्रेशर आप डाल लो, यूरोप तुम्हारा दुश्मन, तुम जंग लड़ रहे हो, पूरा यूरोप तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ है, पैसे से हथियार से मदद कर रहा है, अमेरिका तुम्हारे खिलाफ लगा हुआ है। अभी आप बता रहे थे कितने हजार सैंक्शंस तुम्हारे देश के ऊपर लगे हुए हैं। दुनिया में दोस्त कितने बड़े बड़े दोस्त गिने तो रूस के कितने बड़े दोस्त हैं, उसके बावजूद अपनी शर्तों पर ले आए। आज ट्रंप कह रहे हैं कि जंग खत्म होगी तो इसी की मान लो, यहीं रोक दो, अभी बंद कर दो।